11 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, जिस आदेश के बाद से पूरे देश में चर्चा होनी शुरू हो गई कि यह आदेश बेशक मानव जाति की सुरक्षा के लिए है, पर इस आदेश से मानव तो सुरक्षित हो रहा है, पर जो अन्य जीव जो इस देश में रहते हैं, जिनका कोई माई बाप नहीं है, उनका क्या होगा। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जहां हम एक ओर मनुष्य के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो अन्य जीव इस देश में रह रहे हैं, क्या उनका भी कोई अपना अधिकार नहीं है। और इन सवालों के साथ देश में जगह जगह इस आदेश के खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। तो क्या है वो पूरा फैसला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और मैं हूं आपके साथ गौरव शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को दिल्ली एनसीआर में जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको लेकर एक फैसला दिया है, जिस फैसले के बाद से देश में कई जगह जो पशु प्रेमी हैं वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहीं एक धड़ा ये है जो ये कह रहा है कि यह आदेश मानवता की सुरक्षा के लिए जरूरी था। तो क्या है वो आदेश, उस आदेश को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए स्ट्रीट डॉग के आतंक और उनके काटने की जो शिकायतें आ रही है, उसके तहत सुमोटो संज्ञान लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अब जो स्ट्रीट डॉग्स है उनका टीकाकरण और उनकी नसबंदी ना करके उन्हें शेल्टर होम भेजा जाएगा, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि 8 से 10 सप्ताह के भीतर इन शेल्टर होम्स को तैयार किया जाएगा तथा इसके बाद जो पूर्व में डॉग्स के जो टीकाकरण और नसबंदी के बाद उन्हें जो स्ट्रीट पर छोड़ दिया जाता था वो नहीं छोड़ा जाएगा। और उनकी सुरक्षा के लिए यह आदेश भी दिया कि इन शेल्टर होम में बाकायदा सीसीटीवी कैमरा होंगे, जिनसे डॉग की निगरानी और अच्छी तरीके से की जा सके। इसके अलावा उनके खाने और रहने के लिए भी उचित व्यवस्था का आदेश दिया और शेल्टर होम्स के डॉग के एडॉप्शन की प्रक्रिया को और सुलभ और सरल बनाने तथा इसे प्रोत्साहित करने की बात की। इसके अलावा उन्होंने सरकार को यह आदेश भी दिया कि डॉग्स हेल्पलाइन को और सक्रिय और सुगम करे, ताकि लोग स्ट्रीट डॉग से प्रभावित ना हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त आदेश भी दिया कि जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उस पर अपराध भी दर्ज किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उन आदेश में किन किन बिंदुओं पर चर्चा किया गया, हम वो बिंदु आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं कि जिन बिंदुओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है डॉग शेल्टर होम को लेकर, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आदेश दिया है उसमें किन किन बिंदुओं के आधार पर उसने आदेश दिया है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो केस के तहत संज्ञान लिया स्ट्रीट डॉग्स के काटने की बढ़ती घटनाओं को लेकर, जिसके बाद उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 को ध्यान में दिया, जिसके तहत आवारा पशुओं की बढ़ती जनसंख्या को लेकर नियम है तथा उनके उपाय से जुड़े नियम इस रूल में दिए गए हैं। उसके अलावा आर्टिकल 40A पर भी चर्चा की। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 का भी संदर्भ दिया, जो कि पशुओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित है। अब हम सबसे पहले उस केस के बारे में चर्चा करते हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर संज्ञान लिया। तो यह है सुमोटो केस। क्या है यह केस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सुमोटो एक लैटिन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है स्वयं की इच्छा से या ऑन इट्स ओन मोशन। कानून की भाषा में कह दूं तो कानून की भाषा में कहे तो जब कोई अदालत बिना किसी याचिका या औपचारिक शिकायत के स्वयं किसी मामले का संज्ञान लेती है और उस पर कार्यवाही शुरू करती है, तो इसे सुमोटो एक्शन कहा जाता है। जैसा कि इस विषय पर हुआ है कि इस पर
किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर अदालत ने लगातार बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए इस केस को लिया और इस पर फैसला दिया। अब भारत में जो इसका कानूनी आधार है उस पर चर्चा करते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 32 और 26 इसके कानूनी आधार है, जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह शक्ति है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे कार्यवाही शुरू कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की पीआईएल की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद अनुच्छेद 142 है, जो यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने के लिए विशेष अधिकार है, जिसके तहत उन्होंने शेल्टर होम बनाने का आदेश भी दिया। उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम पीआईएल कहते हैं, कि अवधारणा से जुड़ा है, लेकिन इसमें कोई बाहरी व्यक्ति याचिका दायर नहीं करता। अदालत खुद पहल करती है। जैसे हमने कहा कि किसी व्यक्ति ने पीआईएल नहीं लगाई इस विषय पर बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने स्वयं संज्ञान लिया और फैसला दिया। क्यों जरूरी है ये सुमोटो केस, या क्यों अदालत के लिए संज्ञान लेना जरूरी है, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो जनता के हित में तुरंत कार्यवाही करना है, इसका जो उद्देश्य है। पहला, गंभीर मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है। प्राकृतिक आपदा, पर्यावरणीय संकट या सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या होने पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ सरकारी तंत्र निष्क्रिय हो गया हो या प्रतिक्रिया में देरी कर रहा हो तो भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हम इस चीज को पढ़ रहे हैं परीक्षा के दृष्टि से, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि यह जो विषय या वस्तु हम पढ़ रहे हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा ये है कि यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वयं से संज्ञान लेना। तो उन मामले, जिन मामलों पर कोई व्यक्ति पीआईएल या ध्यान नहीं देता, परंतु मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी होता है, उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान में लेती है। यह होता है सुमोटो। ठीक, इसके शक्ति का स्रोत क्या है? हमने चर्चा किया था अनुच्छेद 32 और 142 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के लिए है। इसका उद्देश्य हमने भी तुरंत पढ़ा, जनता के हित में तुरंत कार्यवाही करना, तत्काल न्याय और जनहित की रक्षा के लिए है। अब आपको इसको समझना है तो आपके लिए सबसे जरूरी होता है उदाहरण से समझना कि भाई ये कब कब लागू हुआ और क्या क्या इसके उदाहरण हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के मामले में गंगा यमुना सफाई, इस मामले में भी अदालत ने संज्ञान लिया था। मानवाधिकार हनन, कैदी की स्थिति के मामले में भी अदालत ने संज्ञान लिया था। और 11 अगस्त 2025 को आवारा पशु नियंत्रण के लिए भी अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023, यह जो नियम है यह 2023 में लागू हुआ था और यह नियम क्या कहता है हम उस पर चर्चा करते हैं। तो यह कहता है कि केंद्र सरकार ने 10 मार्च 2023 को इन नियमों को अधिसूचित किया जीएसआर 193 के तहत। यह नियम प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंतर्गत है। इस एक्ट पर हम अभी चर्चा करेंगे और पुराने 2001 के एबीसी स्पेशली डॉग्स के जो रूल को प्रतिस्थापित करता है। अब इसको बनाने का जो उद्देश्य था वो समझते हैं। नियमों का निर्माण का उद्देश्य था सुप्रीम कोर्ट के वृट पिटीशन नंबर 691/2009 एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस पीपुल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल्स में
दिए गए दिशा निर्देशों को कार्यान्वित करना, जिसमें कुत्तों का पुनर्स्थापन प्रतिबंधित था। कि भाई यह नियम का उद्देश्य था, सुप्रीम कोर्ट के एक पिटीशन लगा था 691/2000 एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस पीपल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल्स में, ठीक, जिसमें ये दिशा निर्देश दिए गए कि जिसमें कुत्तों का पुनर्स्थापन प्रतिबंधित था, उसको ही सुधार करने के लिए यह नियम लाया गया। ठीक, अब एबीसी के मुख्य प्रावधान और संरचना पर हम चर्चा करते हैं। पहले हम देखते हैं एबीसी का कार्यक्रम का उद्देश्य। आवारा कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रित करने, रेबीज को रोकने तथा मानवीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करने, स्टेरिलाइजेशन, निषेचन रोधी, वैक्सीनेशन, टीकाकरण और रिलीज बैक टू द ओरिजिनल लोकेशन। पहले क्या होता था कि इनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए स्ट्रीट डॉग को उनके स्थान से उठाया जाता था, उनके निषेचन रोधी किया जाता था, फिर उन्हें रेबीज से बचाने के लिए वैक्सीनेशन होता था, उसके बाद उन्हें वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता था। लेकिन जो कुत्ते बेहद ज्यादा बीमार या घातक रूप से घायल होते थे, उनके लिए यूथनेसिया की अनुमति दी गई थी, जहां स्थानीय एबीसी मॉनिटरिंग कमेटी एवं प्रशिक्षित पशु चिकित्सक की मंजूरी आवश्यक है। इसका अर्थ यह होता है कि उन कुत्तों के मारने की जो आदेश था, क्योंकि इन्हें ना तो बचाया जा सकता था और ना ही अगर इन्हें छोड़ दिया जाता तो इनसे अन्य लोगों को भी बीमारी होने की संभावना होती थी, जिसके लिए नियम बनाया गया था। अब इसके परिचालन और निगरानी की संरचना पे भी चर्चा करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में कार्यान्वयन की जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि नगर निगम, पंचायत आदि पर है। ठीक है, एबीसी कार्य को करना केवल AWB एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से ही हो सकता है, जिसके लिए प्रोजेक्ट रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ठीक, कि भैया कोई भी व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता था, उसे भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड की अनुमति चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल पर कार्य कर सकता है। ठीक, एक एबीसी केंद्र में आवश्यक सुविधाएं जैसे कि पशु अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर, पशु यात्रा वाहन, केनाल, क्वारंटाइन, आइसोलेशन व्यवस्था, इसके अलावा सीसीटीवी, शव दहन व्यवस्था आदि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किए जाने चाहिए। मतलब अब आप ये समझिए कि एनिमल बर्थ कंट्रोल में अगर कोई एक सेंटर है तो उसमें जो बेसिक सुविधाएं जो निर्धारित की गई थी वो थी पशु अस्पताल उनके इलाज के लिए, ऑपरेशन थिएटर अगर आवश्यकता है उनके ऑपरेशन से संबंधित उसके लिए, पशु यात्रा वाहन उन्हें ले जाने के लिए ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसके अलावा क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन की व्यवस्था ताकि उन्हें कोई दिक्कत है तो अन्य जीवों को भी वो दिक्कत ना हो सके। इसके अलावा प्रॉपर सीसीटीवी, शव दहन की व्यवस्था, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए क्या, उसके शव दहन कैसे किया जाएगा, ये सब चीज स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाता था। अब इसकी निगरानी के लिए जो नियम थे वो 3 स्तर पे थे। सेंट्रल एबीसी मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये सेंट्रल लेवल पर थी, केंद्रीय स्तर पे थी, सेम चीज स्टेट लेवल पर भी थी। इसके अलावा लोकल एबीसी, ठीक है, जो क्या करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट, आवारा कुत्तों की संख्या और नीति के कार्यान्वयन में इनकी प्रमुख भूमिका रहती थी। ठीक, तो हमने ये देखा एबीसी के विषय में। अब कोई व्यक्ति अगर एबीसी का उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में उस पर क्या कार्यवाही होती है वो देखते हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर AWBI द्वारा शो कॉज नोटिस जारी किया जा सकता है। बार बार उल्लंघन या गंभीर क्रूरता की स्थिति में AWB रिकॉग्नाइजेशन को निलंबित या रद्द या उल्लंघनकर्ता को ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है। अर्थात अगर आपने बार बार नियम तोड़े
तो आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, आप पर शो कॉज नोटिस आ सकता है। अगर ज्यादा गंभीर अपराध रहा तो भैया आप अंदर भी जा सकते हैं। ठीक, सिंबॉलिक और व्यवहारिक प्रभाव देखते हैं। एबीसी रूल्स 2023 का मुख्य उद्देश्य है मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित नीति लागू करना, जहां कुत्तों को बिना नुकसान पहुंचाए जनसंख्या नियंत्रित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया आदेश में इन नियमों को अपर्याप्त एब्सर्ड बताते हुए कहा, तो इस एबीसी की एक कमी बताई है सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया ये तो सही है, ठीक है, ये अपने जगह पर सही है, पर समस्या ये है कि अगर हम कुत्तों को ले जाकर वापस उसी स्थान पर छोड़ रहे हैं तो उनका ठीक है, आपने निषेचन प्रतिरोधी कर दिया, टीकाकरण कर दिया, परंतु जिन कुत्तों में बीमारियां हैं क्या उनका प्रॉपर इलाज हो पा रहा है? वहां पर नहीं हो पा रहा है। क्या कुत्ते काट रहे हैं? ठीक है, उन्हें रेबीज नहीं हो रहा है आम जनता को, पर काटने से प्रभावित तो हो रहे हैं ना। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, फॉर द टाइम बीइंग फॉरगेट द रूल्स और अपसेट रूल्स दैट यू पिक ऑन डॉग, स्टेरिलाइज एंड ब्रिंग बैक। अब जिसके बाद से इसके खिलाफ पशु कल्याण समूह ने जोर देकर कहा कि यह आदेश एबीसी रूल्स का उल्लंघन करता है और यह मॉडल उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई डॉग्स को रखना है तो बेहतर जगह पर रखो और उनके एडॉप्शन की व्यवस्था करो। ठीक, पर कुछ लोगों का यह कहना है कि भैया डॉग्स की स्वतंत्रता पर आप क्यों कर रहे हैं? भाई उन्हें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है जैसा एक मानव को रहता है। तो इस विषय पर एक रेखा खींची हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि यह नियम सही है, यह आदेश सही है, कुछ लोगों का कहना है कि यह आदेश गलत है। अब आगे हम चर्चा करते हैं इस एबीसी से जुड़े परीक्षा उपयोगी सारांश तालिका कि भैया ये इस विषय पर, हम इस विषय पर सबसे पहले चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये विषय समझिए कि कभी भी आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में उन त्वरित मुद्दों से जुड़े विषय के भी बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपने एक्ट्स भी पढ़े हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, आपने रूल भी पढ़े हैं और आपने संगठनों के विषय में भी पढ़ा है। तो जो त्वरित मुद्दे से जुड़े हैं ऐसे विषयों को पूछा जा सकता है, इस कारण हम इस विषय पर गंभीर और डीप में चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी? इसकी अधिसूचना 10 मार्च 2023 को जारी हुई थी। ठीक, पीएसए के तहत 1960 के तहत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्टेरिलाइज, वैक्सीनेशन, रिलीज ह्यूमन अप्रोच। यूथनेसिया सिर्फ ऐसे कुत्तों को दिए जाएंगे जिनकी या तो स्थिति बहुत खराब है या जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक, अब इसके कार्यान्वयन एजेंसी। अब इसको कार्य के क्रियान्वयन एजेंसी क्या है? एडब्ल्यूबी है, मान्यता प्राप्त संगठन। स्थानीय प्राधिकरण जैसे हमने चर्चा कर लिया था। निगरानी संरचना केंद्रीय, राज्य और स्थानीय है। ठीक, इसके बाद अवसंरचना क्या है? एबीसी सेंटर में ऑपरेशन थिएटर, केनाल, सीसीटीवी आदि शामिल होने चाहिए। उल्लंघन पर कार्यवाही क्या है? शो कॉज नोटिस और निलंबन, ब्लैक लिस्टिंग जैसे हैं। ठीक, विवाद क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को अस्वीकार किया, पशु अधिकार समूह विरोध में कहा गया। ठीक, अब हम आर्टिकल 40A पर चर्चा करते हैं। क्या है आर्टिकल 40A? आर्टिकल 40A भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DSP के अंतर्गत शामिल है। ठीक, यह राज्य को यह निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे तथा जंगलों और वन्य जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ठीक, द स्टेट शैल इंड्योर टू प्रोटेक्ट द एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू द safeguard the forest and wildlife to the country। ठीक, अब संविधान में शामिल होने के इसका इतिहास पे चर्चा करते हैं। यह प्रावधान 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था
उस समय पर्यावरण संरक्षण का महत्व बढ़ाने लगा था और इसे राज्य की नीति में शामिल किया गया था। संविधान में कब शामिल हुआ था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। उस समय क्या हो गया था कि भाई पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने की बात चल रही थी, जिसके कारण इसे राज्य की नीति में शामिल किया गया। ठीक, अब इसका कानूनी स्वरूप और अधिकार क्षेत्र देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल होने के कारण यह न्यायालय में प्रवर्तनी इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन यह नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक, यह न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं है, इन्फोर्सेबल, अर्थात इसे आप फोर्सफुली नहीं ला सकते, लेकिन यह नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का काम करता है। ठीक, इससे जुड़े फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के दायरे में इसे शामिल करते हुए न्यायालयों ने पर्यावरण अधिकारों का संवैधानिक मान्यता दी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आर्टिकल 40A का इस केस में क्या संदर्भ है, तो आप ये समझिए कि भैया आर्टिकल 48 में क्या कहा गया है? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे, पर इसमें यह भी कहा गया है कि वन्य जीवन की सुरक्षा और इसके साथ जीवों की भी सुरक्षा की बात इस आर्टिकल में कहा गया है। ठीक, तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 और सच्चिदानंद पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1987 जैसे मामलों में यह स्थापित हुआ कि आर्टिकल 40A न्यायिक समीक्षा का आधार बन सकता है। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि क्या कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आर्टिकल 40A पर्यावरण सुरक्षा में आर्टिकल 21 जीवन के आधार साथ संयुक्त रूप से लागू होता है। ठीक, अब जीवन की सुरक्षा और पर्यावरण, प्रकृति में रहते हैं या जिस पर्यावरण में रहते हैं उस पर्यावरण में मानव भी होता है और अन्य जीव भी होता है। तो अन्य जीव की सुरक्षा के लिए आर्टिकल 40A जरूरी है। ठीक, अब परीक्षा से जुड़े जो क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर हम एक बार परीक्षा के लिए जो उपयोगी पॉइंट्स है, परीक्षा उपयोगी जो पॉइंट्स हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला क्या है? कथन, राज्य को पर्यावरण, जंगल और वन्य जीवन की रक्षा एवं सुधार का प्रयास करना चाहिए। संवैधानिक आधार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं परंतु नीति में निर्माण में मार्गदर्शक है। संशोधन 42वां संशोधन है, 1976 में जोड़ा गया था। न्यायिक व्याख्या क्या है? आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है के साथ मिलकर पर्यावरण अधिकारों को संवैधानिक रूप देते हैं। हालिया न्यायिक दृष्टिकोण क्या है? पर्यावरण संरक्षण को जीवन का अधिकार मानते हुए आदेश दिया गया है। अब हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरलिटी एक्ट के विषय में, जो 1960 में लागू हुआ था। यह एक्ट क्या कहता है? यह अधिनियम 1960 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 1 अप्रैल 1976 से लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? किसी भी जानवर को अनावश्यक पीड़ा या कष्ट पहुंचाने से रोकना, जिससे पूर्व के कानून को संशोधन करना। ठीक, अधिनियम में एनिमल को परिभाषित किया गया है। कोई भी जीवित प्राणी मानव को छोड़कर इस अधिनियम में एनिमल को परिभाषित किया गया है। ठीक, कोई भी जीवित प्राणी को भी परिभाषित किया गया है मानव को छोड़कर। ठीक, अब प्रमुख प्रावधान क्या है? क्रूरलिटी टू एनिमल अनुच्छेद 11 सेक्शन 11 कई प्रकार की क्रूरता के रूप में वर्णित करता है, जैसे जानवरों को मारना, उसे अत्यधिक काम पर लगाना, चोट पहुंचाना, जबरदस्ती काम करवाना, उन्हें यातना देना, शरीर पर चोट पहुंचाना इत्यादि। ये अनुच्छेद 11 के तहत क्रूरलिटी टू एनिमल्स में आता है। ठीक, अब पशु को बिना पर्याप्त भोजन, पानी या आश्रय दिए रखना, उसे अनदेखा कर देना, ये जो एक बिंदु है, इस बिंदु पर ही विवाद मचा हुआ है। क्योंकि डॉग शेल्टर होम तो बना दिए गए, परंतु क्या
गारंटी है इस बात की कि उन शेल्टर होम्स की स्थिति कैसी होगी। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नियम लागू होते हैं, परंतु वहां पर लगातार जो रिपोर्ट्स आती हैं वो भयावह होती है। ठीक इसी प्रकार कई अन्य जीवों के लिए भी सेंटर्स बनाए जाते हैं, परंतु वहां पर शुरुआत में कुछ बेहतर सुविधाएं होती हैं, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है वहां की सुविधाएं निम्न हो जाती है और निम्न अवस्था में उन जीवों की जीवन के साथ भी खिलवाड़ होता है। आगे बढ़ते हैं। पिटाई, दर्दनाक दवाइयां, यातनापूर्ण परिवहन बंद करना, जानवरों के बीच लड़ाइयां आयोजित करना। समझ रहे हैं, जानवरों के बीच लड़ाई आयोजित करना भी अपराध है, पिटाई करना भी अपराध है, उनको जबरदस्ती बोझ देना भी अपराध है। ठीक। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI, इस पे हमने चर्चा किया था। इसमें क्या है, चैप्टर 2 के अंतर्गत इस अधिनियम ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो सरकार को सुझाव देने, नीति बनाने तथा पशु कल्याण को बढ़ावा देने का कार्य करती है। ठीक। क्या है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI। ठीक। इसके चैप्टर 2 में क्या है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, जो सरकार को एनिमल के वेलफेयर के लिए सुझाव, नीति बनाने के लिए सुझाव देती है। ठीक। उसके बाद इसका गठन सेक्शन 4 के अंतर्गत हुआ है और इसका गठन 1962 में किया गया था। इसकी प्रथम अध्यक्षता रुक्मणी देवी अरुणडेला ने की थी। ठीक। ये भी याद कर लेना कि भैया एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की प्रथम अध्यक्षता रुक्मणी देवी अरुणडेल ने की थी। ठीक। अब इसका परीक्षण, प्रदर्शन और अन्य प्रावधान क्या है। अधिनियम में पशुओं पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंटल के नियम, प्रदर्शन और प्रशिक्षण संबंधी नियम है कि भाई कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं तो पशुओं पर किस आधार पर करना चाहिए, कितना मात्रा में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक। और अन्य रूपों में क्रूरता को रोकने के लिए प्रावधान है चैप्टर 4 और 5 में। ऐसे प्रयोग या प्रदर्शन केवल अधिनियम द्वारा निर्धारित कोर्ट कमेटियों की अनुमति से ही हो सकते हैं। अर्थात किसी भी पशु को अगर आपको प्रदर्शित करना है, उसे लड़वाना है या उसे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, इसके लिए बकायदा आपको कोर्ट से आदेश की आवश्यकता होगी। ठीक। अब इसमें अन्य प्रावधान भी है। क्या है, अधिनियम यह कहता है कि धर्मानुसार वध, रिलीजियस शॉल्टर को अपराध से बाहर रखता है, यानी यदि किसी समुदाय की परंपरा के अनुसार जानवर का वध किया जा रहा है तो वह अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। अब समझ लें कि भाई अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो यह अपराध है, परंतु अगर आपकी धार्मिक भावनाएं ये कहती है कि वध किया जा सकता है या बलि दी जा सकती है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक। अब इसके प्रवर्तन अधिकार और सुधार देखते हैं। सेक्शन 15 और अन्य प्रावधान पुलिस को जानवरों का निरीक्षण या जब्ती करने की शक्ति देता है। इस संबंध में वेटनरी ऑफिसर्स की भूमिका भी अधिनियम में निर्धारित होती है। अर्थात अगर कहीं भी पशु तस्करी जैसे मामले आप आए दिन सुनते होंगे या पशुओं को उचित खान पान की व्यवस्था भी नहीं की जा रही होगी, तो ऐसी स्थिति में पुलिस उन पर कार्यवाही कर सकती है, जिसमें वेटनरी ऑफिसर की भूमिका भी जरूरी है। ठीक। हाल ही में 2022 में एक संशोधन बिल आया था जिसमें बेसियोलिटी को अपराध की श्रेणी में लाने और दंड को कड़ा करने के लिए 50,000 से 75,000 या 1 वर्ष से 3 वर्ष जेल का विस्तार और कई अपराधों को और कई प्रकार के अपराधों को बनाने जैसे प्रस्ताव शामिल है। ठीक। अब ये इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर पशुओं उनके साथ ऐसा कृत्य किया जाता है जो कि अमानवीय, सामान्य भाषा में कहें तो उनके साथ ऐसी क्रूरता जो कि अप्राकृतिक है, उस ये अंतर्गत ये आता है। ठीक। अब
पशु कल्याण के व्यापक संदर्भ में यह अधिनियम क्या कहता है? यह भारत में पशु कल्याण का प्रधान कानून है और पशुओं से क्रूर व्यवहार को रोकने के लिए कई अन्य नियमों और अधिनियमों जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, पीसीए नियम है, सन 2023 के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स आदि का आधार है। ठीक, जैसे हमने चर्चा किया था। अब इसका जो मुख्य जो याद करने योग्य बातें हैं वो भी समझते हैं। पहला क्या है? लागू वर्ष। अधिनियम पारित 1960 में हुआ था और 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। इसका उद्देश्य जानवरों को अनावश्यक दर्द और कष्ट देने से बचाना था। ठीक, मुख्य प्रावधान क्या कहता है? क्रूर व्यवहार की सजा, AWBI का गठन, प्रयोग व प्रदर्शन पर नियंत्रण। धार्मिक वध अपवाद की श्रेणी में है। धार्मिक रीति रिवाजों के तहत किया गया वध अपराध नहीं माना जाता। संशोधन प्रस्ताव है, दंड कड़ा, नए अपराध जोड़ना, निगरानी बढ़ाना। ठीक, व्यापक संदर्भ क्या है? मुख्य पशु कल्याण कानून। ठीक, अब परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है हम उन पर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो आदेश क्यों लिया? हमने चर्चा कर लिया है कि बढ़ते कुत्तों को काटने और रेबीज के मामलों को देखते हुए और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस चीज को लिया गया। ठीक, एबीसी रूल्स 2023 का क्या महत्व है? यह मानवतावादी और वैज्ञानिक रूप से समर्थित तरीका है जिसमें आवारा कुत्तों का टीकाकृत, नसबंदी और वापस छोड़कर जनसंख्या नियंत्रित किया जा सकता है। इस आदेश से कौन कौन कानूनी और व्यवहारिक प्रश्न उत्पन्न हुए? क्या शेल्टर व्यवस्था सक्षम है? क्या इससे पारिस्थितिक असंतुलन हो सकता है? क्या यह कानून संवैधानिक रवैये और प्रीरियर क्या यह कानून संवैधानिक रवैये के खिलाफ है? ठीक, अब बड़े प्रश्न जो हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुओ मोटो आदेश का कानूनी आधार और उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस पर हमने चर्चा कर लिया है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 के मुख्य तत्व क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने उन पर क्या क्या निर्णय लिया है? अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 48 का आवारा पशुओं के मामले में कैसे संतुलन साधते हैं? ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल एक्ट 1960 किस प्रकार आवारा कुत्ता नीति का आधार है? इस निर्णय का सार्वजनिक नीति और पशु कल्याण पर क्या प्रभाव हो सकता है? ठीक, क्या प्रभाव हो सकता है? तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो किस आधार पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एबीसी एक्ट पर जो खामी बताई हमने उस पर भी चर्चा की। इसके अलावा हमने आर्टिकल 40A जो मानवता के जीवन के सुरक्षा के विषय में है हमने उस पर भी चर्चा की। हमने क्रूरटी एक्ट 1960 पर भी चर्चा की। तो कुल मिलाकर हमने इस पूरे केस को पॉइंट्स के आधार पर समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, अगर आपको लगता है कि इन विषयों पर भी जानकारी भरे वीडियोस आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल उन विषयों को साझा कर सकते हैं।